नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के दो बहुत ही बुनियादी विचारों पर बात करने वाले हैं जी। जिनके बिना शायद राजनीति को समझना ही अधूरा रह जाए। शक्ति और अधिकार। बिल्कुल, पावर एंड अथॉरिटी। हमारे सामने जो सामग्री है वो किसी अकादमिक स्टडी यूनिट का हिस्सा लगता है, यूनिट 11, पावर एंड अथॉरिटी। हाँ तो इसी को आज खंगालेंगे। हाँ, और ये शब्द सुनने में जितने आम लगते हैं, राजनीति के अध्ययन में उतने ही गहरे हैं। मतलब कहीं पढ़ते हैं इनमें। हमारा काम है आज उन गहराइयों को थोड़ा समझना। तो हमारा मकसद साफ है, ये जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, शक्ति और अधिकार, इनको समझना, इनके बीच का जो एक नाजुक सा रिश्ता है वो जानना, और अलग अलग नजरिए भी देखना। हाँ बिल्कुल, जैसे मार्क्सवादी नजरिया पश्चिमी नजरिए से कैसे अलग है, या फिर मैक्स वेबर ने अधिकार को कैसे बांटा है। शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर राजनीति में शक्ति इतनी जरूरी, इतनी केंद्रीय क्यों मानी जाती है? हाँ, H.D. लैसवेल और A. कैप्लिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि शक्ति की अवधारणा शायद संपूर्ण राजनीति विज्ञान में सबसे मौलिक है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ वही नहीं, आप देखिए, थॉमस हॉब्स ने सदियों पहले लिखा था कि इंसान के अंदर शक्ति पाने की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो कहते थे कि ये इच्छा मौत के साथ ही जाती है। तो ये दिखाता है कि शक्ति सिर्फ आप कहें राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि शायद मानव स्वभाव का भी एक गहरा अंग है। तो हाँ, ये विषय वाकई बहुत मौलिक है, इस पर बात करना तो बनता है। बिल्कुल बनता है। तो चलिए फिर इस जरूरी विषय की परतें खोलते हैं। हम देखेंगे कि शक्ति असल में है क्या, अलग अलग विचारक इसे कैसे देखते हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, और फिर ये अधिकार से कैसे जुड़ती है, खासकर वैधता के जरिए, लेजिटिमेसी जिसे कहते हैं। हाँ, लेजिटिमेसी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। शक्ति क्या है? व्हाट इज पावर? अगर सबसे सीधे आसान शब्दों में कहें तो शक्ति है दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने या नियंत्रित करने की क्षमता। प्रभावित या नियंत्रित करना। हाँ, आर्नल्ड वुफर्स ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा, दूसरों से वो करवाना जो आप चाहते हैं और उन्हें वो करने से रोकना जो आप नहीं चाहते। बिल्कुल साफ परिभाषा है। हाँ, और मैकियावेली से लेकर हॉब्स तक कई बड़े विचारकों ने माना कि राजनीति का जो पूरा खेल है वो असल में शक्ति का ही खेल है। लेकिन क्या शक्ति को मापना या देखना इतना आसान है? मतलब कौन किसके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, हमेशा साफ साफ दिखता है क्या? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा आप कह सकती हैं पेचीदा हो जाता है। जैसा मॉरिस काउलिंग ने इशारा किया था, आज के समाजों में खासकर जो डेमोक्रेसीज हैं, हाँ, उनमें शक्ति के असली स्रोत और केंद्र अक्सर छिपे रहते हैं। मतलब सब कुछ सतह पे नहीं दिखता। अच्छा। रॉबर्ट डाहल का भी यही मानना था कि शक्ति का अनुभवजन्य, मतलब एम्पेरिकल अध्ययन करना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शायद छोटे समुदायों में, जैसे किसी शहर में, नगर राज्य स्तर पर, हाँ, उस स्तर पर शायद अध्ययन करना थोड़ा आसान हो और हमें इसकी जटिलताओं का कुछ अंदाजा लग सके। मतलब शक्ति कई बार पर्दे के पीछे से काम करती है। निश्चित तौर पर। और ये भी याद रखना जरूरी है कि शक्ति ऐसी नहीं कि बिल्कुल बेलगाम हो। हर समाज में कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं। नैतिकता है, धर्म है, परंपराएं हैं, कानून है, रीति रिवाज भी। हाँ, रीति रिवाज। ये सब शक्ति के इस्तेमाल पर एक तरह का अंकुश लगाते हैं। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे इन दायरों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना क्या होता है, उसकी शक्ति की वैधता खत्म हो सकती है। और वो मास्लो की एक बात थी, जंगल दर्शन, वो क्या था? सुनने में दिलचस्प लगा। हाँ, अब्राहम मास्लो। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की थी जो शक्ति को केवल दूसरों पर हावी होने का, उन्हें दबाने का, कुचलने का एक साधन मानते हैं। अच्छा। उन्होंने इसे जंगल का दर्शन कहा। मतलब एक आदिम सोच, जैसे जंगल में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मास्लो के अनुसार ये शक्ति का एक अस्वस्थ, एक विकृत रूप है, जो असल में ताकत का नहीं बल्कि एक तरह की मनोवैज्ञानिक कमजोरी का प्रतीक है। समझ गया। तो शक्ति सिर्फ नियंत्रण की क्षमता भर नहीं है, बल्कि एक जटिल चीज है जिसके कई चेहरे हैं और जिसकी अपनी सीमाएं भी हैं। अब आते हैं इस पर कि शक्ति को देखने के अलग अलग नजरिए क्या हैं, खासकर मार्क्सवादी और पश्चिमी विचारों में क्या बुनियादी फर्क है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाजन है राजनीति विज्ञान में। देखिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के लिए शक्ति का जो केंद्रीय प्रश्न है वो वर्ग संघर्ष से जुड़ा है। क्लास स्ट्रगल। बिल्कुल, वर्ग संघर्ष, यानी समाज में जो अलग अलग आर्थिक वर्ग हैं, खासकर पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, उनके बीच का जो अंतर्निहित टकराव है। लेनिन का वो कथन याद आता है, आपने पहले ही बताया था शायद, शक्ति का प्रश्न किसी भी क्रांति के विकास का मुख्य प्रश्न है। बिल्कुल सही।
मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य और उसकी संस्थाएं जैसे पुलिस है, सेना है, कानून है, ये सब असल में शासक वर्ग के हाथ में शक्ति का औजार है। अच्छा, औजार। हाँ, औजार, जिससे वो बाकी वर्गों पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। और लेनिन ने ये भी साफ किया कि शक्ति का ये जो सामाजिक रूप है, ये राज्य से पहले भी मौजूद था। राज्य बनने से पहले? हाँ, और उनका मानना था कि राज्य के खत्म होने के बाद भी ये किसी न किसी रूप में रह सकता है, जब तक कि समाज में वर्ग मौजूद हैं। तो यहाँ शक्ति मूलतः आर्थिक संरचना और वर्ग हितों से बंधी हुई है। और इसके उलट पश्चिमी समाजशास्त्री शक्ति को कैसे देखते हैं? क्या वो वर्ग पर उतना जोर नहीं देते? हाँ, सामान्यतः पश्चिमी विचारक जैसे मैक्स वेबर को लें, वो शक्ति को ज्यादा व्यापक रूप में देखते हैं। वेबर ने कहा कि शक्ति सामाजिक संबंधों के भीतर एक कर्ता की अपनी इच्छा को दूसरों के विरोध के बावजूद पूरा करने की संभावना है। ये थोड़ी अकादमिक परिभाषा है। हाँ, थोड़ी है, लेकिन इसका मतलब है कि उनके लिए शक्ति सिर्फ वर्ग तक सीमित नहीं है। वो समाज के हर क्षेत्र में हो सकती है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, यहाँ तक कि परिवार में भी। अच्छा। यहाँ जोर संस्थागत इच्छा पर ज्यादा होता है, जैसे राज्य की इच्छा या किसी संगठन की इच्छा, या फिर व्यक्तिगत प्रभाव पर, सिर्फ वर्ग इच्छा पर नहीं। तो एक तरफ हम कह सकते हैं वर्ग आधारित नजरिया है और दूसरी तरफ ज्यादा फैला हुआ संस्थागत या व्यक्तिगत किस्म का नजरिया। हाँ, मोटे तौर पर ये विभाजन कर सकते हैं। और मॉरिस डुअर्जर जैसे विचारकों ने इसे और व्यावहारिक स्तर पर देखा। उन्होंने पूछा कि शक्ति असल में काम कैसे करती है, वो कौन से तरीके अपनाती है जिससे लोग उसकी आज्ञा माने, उसका सम्मान करें। हाँ, क्योंकि सिर्फ शक्ति होना काफी नहीं है। बिल्कुल, उसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना और लोगों से एक तरह की स्वीकृति पाना भी जरूरी होता है। इसी संदर्भ में मुझे लगता है स्टीवन ल्यूकस का काम बहुत प्रभावशाली माना जाता है ना? उनकी किताब थी पावर, अ रेडिकल व्यू। उसमें शक्ति के 3 आयाम या चेहरे बताए गए थे। हाँ, बिल्कुल। ल्यूकस का काम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो काफी सीधा लगता है, फैसले लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर। हाँ, ये शक्ति का सबसे प्रत्यक्ष, सबसे दिखने वाला रूप है। कौन नीतियां बना रहा है, कौन कानून पास कर रहा है, किसके पास संसाधन बांटने का अधिकार है, ये सब इसमें आता है। इसे हम अक्सर राजनीति में होते हुए देखते हैं। ठीक है, लेकिन ल्यूकस कहते हैं कि ये पूरी तस्वीर नहीं है। दूसरा आयाम इससे ज्यादा सूक्ष्म है, वो है एजेंडा तय करने और फैसलों को रोकने की क्षमता। हाँ, एजेंडा सेटिंग। मतलब सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतता है, बल्कि ये भी कि किन मुद्दों पर बहस होगी ही नहीं, किन मुद्दों को टेबल पर आने ही नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे नॉन डिसीजन मेकिंग या गैर निर्णय की शक्ति भी कहते हैं। ये शक्ति का एक तरह से नकारात्मक इस्तेमाल है। नकारात्मक, हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ समूहों के हितों या उनकी शिकायतों को जानबूझकर राजनीतिक एजेंडे से ही बाहर रखा जाता है। उन्हें दबा दिया जाता है ताकि जो मौजूदा व्यवस्था है उसे कोई चुनौती न मिले। ये पहले वाले रूप से कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। और तीसरा आयाम, वो तो शायद सबसे ज्यादा छुपा हुआ और शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी है। हाँ, लोगों के विचारों, उनकी इच्छाओं और यहाँ तक कि उनकी जरूरतों की परिभाषा को ही प्रभावित करने की क्षमता। यही ल्यूकस का सबसे क्रांतिकारी विचार है, शक्ति का तीसरा चेहरा। यहाँ शक्ति विचारधारा, संस्कृति, मान्यताओं के जरिए काम करती है। ये लोगों की सोच को, उनके परसेप्शन को इस तरह ढाल देती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता। हाँ, कि वे अपनी मौजूदा स्थिति, अपनी अधीनता को ही स्वाभाविक मानने लगते हैं, जरूरी मानने लगते हैं, या यहाँ तक कि अपने हित में मानने लगते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन पर शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी गुलामी को ही अपनी मर्जी समझने लगते हैं। इसे फॉल्स कॉन्शियसनेस या मिथ्या चेतना भी कह सकते हैं। बाप रे, ये तो सचमुच शक्ति का सबसे चालाक, सबसे गहरा रूप हुआ। यहाँ तो विरोध की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। एग्जैक्टली। तो शक्ति सिर्फ डंडे का जोर नहीं, बल्कि सोच पर कब्जा भी है। वाह, ये समझने के बाद अब अधिकार पर आते हैं। अथॉरिटी, ये शक्ति से कैसे अलग है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सीजे फ्रेडरिक ने कहा था कि अधिकार वो गुण है जो किसी संवाद या आदेश में होता है, जिसके कारण उसे मानने वाला बिना ज्यादा तर्क वितर्क के स्वीकार कर लेता है। स्वीकार कर लेता है। हाँ, यहाँ मुख्य शब्द है स्वीकार्यता या एक्सेप्टेंस। मैक्स वेबर ने इसे और भी स्पष्ट किया। उन्होंने अधिकार को कहा वैध शक्ति, लेजिटिमेट पावर। वैध शक्ति मतलब वो शक्ति जिसे सही माना जाए, जायज माना जाए।
कैपेसिटी, जो डर पर आधारित हो सकती है या लालच पर। लेकिन अधिकार ऐसा करने का हक है, राइट, जिसे लोग सही, उचित और न्यायसंगत मानते हैं। जब शक्ति को ये वैधता, ये लेजिटिमेसी मिल जाती है तो वो अधिकार बन जाती है। और तब लोग उसका पालन डर से नहीं करते। हाँ, तब लोग उसका पालन डर से नहीं बल्कि कर्तव्य की भावना से या सम्मान की भावना से करते हैं। अच्छा, और वेबर ने इसी वैध शक्ति यानी अधिकार के 3 मुख्य स्रोत या प्रकार बताए थे, है ना? ये वर्गीकरण बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वेबर का ये वर्गीकरण आज भी अधिकार को समझने के लिए बहुत बहुत उपयोगी माना जाता है। उन्होंने 3 शुद्ध या आइडियल प्रकार बताए थे। पहला कौन सा था? पहला है पारंपरिक अधिकार, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ये उन परंपराओं, रीति रिवाजों और स्थापित मान्यताओं पर टिका होता है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। जैसे हमेशा से ऐसा ही होता आया है। हाँ, बिल्कुल, यही इसकी वैधता का आधार है। सोचिए, पुराने जमाने में राजा का अधिकार या किसी कबीले के सरदार का अधिकार, लोग उनकी आज्ञा क्यों मानते थे? क्योंकि उनकी सत्ता परंपरा द्वारा स्वीकृत थी। ठीक है। दूसरा है करिश्माई अधिकार, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। ये किसी व्यक्ति के असाधारण चमत्कारी गुणों पर आधारित होता है। करिश्मा, पर्सनैलिटी। हाँ, उसके व्यक्तित्व का जादू, उसकी वीरता, उसकी भाषण कला या उसकी पवित्रता, ये लोगों को मोह लेती हैं और वे अपनी मर्जी से उसके अनुयायी बन जाते हैं। जैसे कोई बड़ा क्रांतिकारी नेता। हाँ, या कोई धार्मिक पैगंबर या किसी बड़े आंदोलन का लोकप्रिय चेहरा। लेकिन इसमें एक बात है, ये अधिकार अक्सर उस व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। मतलब व्यक्ति के जाने के बाद? हाँ, उसके हटने या मृत्यु के बाद ये अधिकार खत्म हो सकता है या बदल सकता है। ये बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन अस्थिर भी हो सकता है। समझ गया। और तीसरा है विधिक तार्किक अधिकार, लीगल रैशनल अथॉरिटी। ये आधुनिक नौकरशाही समाजों की पहचान है। यहाँ अधिकार व्यक्ति में नहीं होता, पद में होता है। हाँ, उसके पद में, उसकी पोजीशन में निहित होता है। और वो पद तर्क संगत कानूनों और नियमों की एक पूरी व्यवस्था का हिस्सा होता है। लोग प्रधानमंत्री या जज या किसी सरकारी अफसर का आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि कानून उन्हें ये अधिकार देता है। उनके व्यक्तिगत गुणों की वजह से नहीं। ये अधिकार नियमों, प्रक्रियाओं और योग्यता पर आधारित होता है। ब्यूरोक्रेसी इसका क्लासिक उदाहरण है। ये तीनों प्रकार वाकई अधिकार के अलग अलग आधारों को बहुत साफ कर देते हैं। पारंपरिक राजा, करिश्माई नेता और नियमों से बंधा अधिकारी, तीनों का अधिकार अलग अलग स्रोतों से आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि विचारकों ने समाज के लिए अधिकार को इतना जरूरी क्यों माना? क्यों लगा कि इसके बिना काम नहीं चल सकता? इस पर कई अलग अलग नजरिए रहे हैं। एक तरफ तो 17वीं 18वीं सदी के सामाजिक अनुबंध विचारक थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले, हॉब्स, लॉक, रूसो। हाँ, वही। उनका मानना था कि अगर कोई स्थापित वैध अधिकार जैसे कि सरकार नहीं होगा तो समाज प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा, स्टेट ऑफ नेचर, जहां अराजकता होगी। हाँ, जहां जीवन असुरक्षित होगा, अराजक होगा और हर वक्त संघर्ष चलता रहेगा। तो उनके लिए व्यवस्था बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने, दोनों के लिए एक मान्य अधिकार जरूरी था। और दूसरी तरफ रूढ़िवादी विचारक थे, उनका क्या कहना था? हाँ, 19वीं सदी में उदारवाद के व्यक्तिवाद के जवाब में रूढ़िवादी विचारक सामने आए, जैसे एडमंड बर्क या बाद में रॉजर स्क्रूटन। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकार, परंपरा और सामाजिक संस्थाएं जो हैं, वो समाज को जोड़े रखने के लिए स्वाभाविक रूप से जरूरी हैं। मतलब ये कोई बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? नहीं, उनके अनुसार ये समाज के जैविक विकास का हिस्सा है। उनके लिए अधिकार व्यवस्था का, नैतिकता का और पहचान का स्रोत है। इसके बिना समाज बिखर जाएगा। ये बहस क्या 20वीं सदी में भी जारी रही? स्रोत में नया दक्षिण पंथ का जिक्र था। बिल्कुल। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नया दक्षिण पंथ या न्यू राइट उभरा। ये एक दिलचस्प मिश्रण था। कैसा मिश्रण? ये विचारधारा एक तरफ तो मुक्त बाजार की यानी आर्थिक उदारवाद की वकालत करती थी, लेकिन साथ ही सामाजिक मामलों में मजबूत शासन, कानून व्यवस्था, अनुशासन और पारंपरिक मूल्यों पर भी बहुत जोर देती थी। अच्छा, इकोनॉमी में फ्रीडम, समाज में डिसिप्लिन। कुछ ऐसा ही। उनका मानना था कि सामाजिक स्थिरता के लिए अधिकार का सम्मान बहुत जरूरी है। लेकिन क्या अधिकार का ना होना भी खतरनाक हो सकता है?
हैना एरेंट का तर्क कुछ इसी तरफ इशारा करता है शायद। हाँ, हैना एरेंट का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यूरोप में 20वीं सदी में पारंपरिक मूल्यों और स्थापित राजनीतिक अधिकारों के कमजोर पड़ने या उनके पतन ने ही, मतलब जब लोगों का विश्वास उठ गया। हाँ, जब विश्वास उठ गया तो उसी ने नाजीवाद और स्टालिनवाद जैसे अधिनायकवादी टोटालिटेरियन शासनों के उदय के लिए जमीन तैयार की। जब लोगों का पुरानी व्यवस्था और अधिकारों से भरोसा उठ जाता है तो वे किसी करिश्माई नेता या किसी चरमपंथी विचारधारा के पीछे चलने को आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो एरेंट के अनुसार अधिकार का क्षरण, उसका कमजोर पड़ना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, अधिकार का जरूरत से ज्यादा पालन या अंधा पालन। क्या वो खतरनाक नहीं? एडोर्नो की किताब द ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी और स्टैनली मिलग्रम के प्रयोग, वो तो इसी तरफ इशारा करते हैं। निश्चित रूप से, और ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। थियोडोर एडोर्नो और उनके साथियों ने अध्ययन करके पाया कि कुछ लोगों में खास तरह का व्यक्तित्व होता है। कैसा व्यक्तित्व? जिसे उन्होंने अधिनायकवादी व्यक्तित्व या ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी कहा। ऐसे लोग सत्ता और अधिकार के प्रति बिना सोचे समझे झुकने की प्रवृत्ति रखते हैं और जो उनसे कमजोर होते हैं उनके प्रति आक्रामक हो जाते हैं। और मिलग्राम के प्रयोग, वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं और काफी चौंकाने वाले भी थे। बेहद चौंकाने वाले। स्टैनली मिलग्राम के प्रयोगों ने दिखाया कि सामान्य भले लोग भी जब किसी वैध लगने वाले अधिकार के आदेश का पालन कर रहे होते, जैसे उनके प्रयोग में वो वैज्ञानिक था, हाँ, तो वे दूसरे इंसान को गंभीर नुकसान पहुंचाने तक को तैयार हो जाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया गया है। ये तो डरावना है। हाँ, ये दिखाता है कि अधिकार के प्रति आज्ञाकारिता कितनी गहरी और कितनी खतरनाक हो सकती है। यह हमें समझने में मदद करता है कि फांसीवाद जैसी व्यवस्थाओं में आम लोगों ने कैसे भागीदारी की होगी। अधिकार का अंधा अनुकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नैतिकता का गला घोट सकता है। तो ये तो एक तरह का विरोधाभास हुआ। अधिकार व्यवस्था के लिए जरूरी भी है और खतरनाक भी हो सकता है। इस संतुलन को कैसे समझा जाए? कहां पर ये लाइन खींची जाए? यहीं पर वैधता, लेजिटिमेसी का विचार सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरता है। जैसा हमने पहले भी कहा, अधिकार मूलतः क्या है? वैध शक्ति। हाँ। वैधता ही वो चीज है जो शक्ति को सिर्फ जोर जबरदस्ती से ऊपर उठाती है और उसे एक स्वीकृत अधिकार में बदलती है। जब लोग किसी शासन प्रणाली को या किसी शासक को शासन करने के योग्य और उचित मानते हैं, तभी वो वैध होता है। और तब क्या होता है? तब लोग उसके आदेशों का पालन स्वेच्छा से करते हैं। फिर शासन को चलाने के लिए लगातार बल प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती, इससे स्थिरता आती है। इसका मतलब वेबर के जो 3 प्रकार के अधिकार थे, पारंपरिक, करिश्माई और विधिक तार्किक, वो असल में वैधता हासिल करने के ही 3 अलग-अलग तरीके हैं। आप बिल्कुल सही समझे। वैधता परंपरा से आ सकती है, हमारे पूर्वज भी इसी राजा के अधीन थे, तो ये सही है। वैधता किसी नेता के असाधारण व्यक्तित्व और उसके वादों से आ सकती है, ये नेता ही हमें मुश्किलों से निकालेगा, इसी में भरोसा है। करिश्माई, हाँ, या फिर वैधता स्थापित कानूनों और निष्पक्ष प्रक्रियाओं में विश्वास से आ सकती है। ये कानून सबके लिए बराबर है और सही तरीके से बना है, इसलिए हमें मानना चाहिए। विधिक तार्किक, बिल्कुल। कोई भी शासन लंबे समय तक सिर्फ डर के बल पर नहीं टिक सकता, उसे किसी न किसी रूप में जनता की नजर में वैध बनना ही पड़ता है। वैधता ही शक्ति और अधिकार के बीच का पुल है। चलिए, तो इस पूरी काफी गहरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार समेटते हैं। हमने समझा कि शक्ति राजनीति की धुरी है, लेकिन ये सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है। नहीं, इसके कई चेहरे हैं, फैसले लेने से लेकर बहस के मुद्दे तय करने और यहाँ तक कि लोगों की सोच को बदलने तक। स्टीवन ल्यूकास के वो 3 आयाम इसे समझने में बहुत मदद करते हैं। हाँ, हमने ये भी देखा कि शक्ति का अध्ययन आसान नहीं है, इसके स्रोत छिपे हो सकते हैं और इसकी अपनी सीमाएं भी होती हैं। मार्क्सवादी इसे वर्ग संघर्ष से जोड़ते हैं, जबकि पश्चिमी विचारक इसे समाज में ज्यादा फैला हुआ मानते हैं। फिर हमने अधिकार को समझा, अथॉरिटी, जो शक्ति का वो रूप है जिसे लोग सही और उचित मानते हैं। ये सिर्फ क्षमता नहीं, बल्कि शासन करने या आदेश देने का हक है। राइट टू रूल कह सकते हैं। हाँ, और वेबर के 3 प्रकार, पारंपरिक, करिश्माई और विधिक तार्किक, बताते हैं कि ये हक आता कहाँ से। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, वैधता, लेजिटिमेसी। यही वो अदृश्य गोंद है जो शक्ति को अधिकार में बदलता है, जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता देता है। वैधता के बिना शक्ति सिर्फ कच्ची ताकत है
जो ज्यादा दिन टिकती नहीं। तो शक्ति, अधिकार, वैधता ये सिर्फ अकेडमिक शब्दजाल नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और राजनीतिक जीवन को समझने के लिए बहुत जरूरी औजार हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। जरूर। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है ना? खासकर सूचना और तकनीक का जो विस्फोट हुआ है। हाँ बिल्कुल, डिजिटल युग। ऐसे में ये सोचना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि शक्ति और अधिकार के जो पारंपरिक रूप हमने डिस्कस किए वो कैसे बदल रहे हैं। आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ बिल्कुल। सूचना पर किसका नियंत्रण है आज? कौन विमर्श यानी नैरेटिव गढ़ रहा है? टेक्नोलॉजी कैसे निगरानी के, नियंत्रण के और प्रभाव डालने के नए अदृश्य तरीके बना रही है। ये तो सोचने वाली बात है। और अगर ये शक्ति के नए रूप हैं, तो इन्हें वैधता कहाँ से मिल रही है या मिलेगी? क्या चुनाव या कानून जैसे वैधता के जो पुराने स्रोत थे वो कमजोर पड़ रहे हैं? और क्या ऑनलाइन लोकप्रियता या डेटा पर कब्जा या तकनीकी महारत, क्या ये वैधता के नए मानक बन रहे हैं? हाँ, ये कुछ बहुत गहरे सवाल हैं कि 21वीं सदी में शक्ति और अधिकार के मायने कैसे बदल रहे हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इस पर विचार करना आज के दौर को समझने के लिए शायद बहुत जरूरी है।